ठीक है, आज हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से बता रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या करना है, 12 जैसे 12 है, 12 के तो गुणनखंड कर ही सकते हो। 12 कितना होगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12, 2 दूनी 4 तियाँ 12। 15 को क्या कर सकते हो, 15 को 5 15 3 गुणा 5, और ये 21 को क्या कर सकते हो, 3 गुणे 7, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। और इसका क्या क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। हमने ये बताया है कि इसको हम लिख सकते हैं एचसीएफ, ऐसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका एचसीएफ, डायरेक्ट एचसीएफ केवल लिख सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, एचसीएफ ऑफ किसका, 12 15 और 21, दोनों तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से एलसीएम भी लिख सकते हैं, इसी तरह से एलसीएम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एच सी एफ ऑफ, एच सी एफ ऑफ किसका, 12 का 15 का 21 का और 21 का, 12 15 और 21 का। एच सी एफ क्या होता है, जो सभी में मैच करता है। एच सी एफ क्या होता है, जो सभी में मैच करता है। तो सभी में इसमें कौन सा मैच कर रहा है, ये 3 मैच कर रहा है। केवल कितना मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है। उसके बाद क्या है, एलसीएम। एलसीएम में पहले नियम सीख लो। एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में मैच करे, 2 हो 3 हो 4 हो संख्याएं, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 3। एलसीएम में क्या करना है, ये नियम जरूर समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसी से सारे एलसीएम लगेंगे। मान लो गुणनखंड हमारे ये वाले आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, मान लो इसमें आ गया। ठीक, अब ज़्यादा बार का मतलब ये है, जैसे इनके पास, किसी के पास 2 रुपये है, इसके पास 1 रुपया है, तो सबसे ज़्यादा कितना है, 2। लेकिन अगर इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है, तो सबसे अधिक कितना हुआ, 1 हुआ, 2 नहीं। क्या करना है, एलसीएम में, एचसीएफ आसान है, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। एलसीएम में क्या करना है, इसमें जिसका भी एलसीएम निकालना हो, चाहे 2 का हो संख्याओं का, चाहे 3 का हो, चाहे 5 का हो, उसमें देखो अंक कौन आए हैं। अंक आया है 2, अंक आया है 3 और अंक आया है 5। 2 आया, 3 आया और 5 आया। फिर इसको देखो, 2 अंक, सबसे ज़्यादा बार इसके पास है कि इसके पास, इसके पास 1 बार है और इसके पास 2 बार है। सबसे ज़्यादा कितना हुआ, 2 बार। तो हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा बार वाला 2 बार 2 उतार लेंगे। उसके बाद किसका नंबर आएगा, 3 का। 3 को देखो, इसके पास 1 बार और इसके पास 2 बार, तो सबसे अधिक कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। और 5, अब की बार किसका नंबर आया, 5 का। इसमें भी 5, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1, तो सबसे अधिक बार कितनी बार हुआ, 1 बार। और जैसे ही इसकी गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो समझ गए होंगे एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ जो सब में मिलता है। अब एलसीएम ऑफ 12 15 और 21 का क्या तरीका बताया। इसमें अच्छा कौन कौन अंक आए हैं, 2 3 5 इसमें 7 कौन कौन से अंक आए हैं, ये देखो। इसमें अंक आया है 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 7 आया है, इन तीनों में। अब देखो 2 इसके पास 2 बार है, इसके पास 1 भी नहीं है और इसके पास भी 1 भी नहीं है, तो सबसे अधिक 2 बार। सबसे अधिक 2 कितनी बार हुआ, 2 बार। उसके बाद किसका नंबर है, 3 का। 3 सबसे अधिक देखो किसके पास है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है और इसमें भी 1 बार है, तो सबसे अधिक कितनी बार हुआ, 1 बार हुआ। सबके पास 1 ही बार है, इससे अधिक नहीं है। उसके बाद 5 देखो, और किसी के पास नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। 5 इसमें नहीं है,
इसमें एक बार है, इसमें एको बार नहीं है, तो सबसे अधिक कितनी? एक बार हुआ। अगर किसी के पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तो 5। उसके बाद 7 देखो सबसे अधिक कितनी, 7 का नंबर आया। इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं, इसमें एक बार है, तो सबसे अधिक बार कितने बार हुआ? एक बार हुआ। तो हमें अब गुणा करना है इसकी, 2 दूनी 4 या 12 और 7 पंजे 35, 35 और 12 की गुणा करना है, 12 पंजे 60 और 12 तियाँ 36, 36 और 6 42, तो इसका आंसर आ जाएगा 420। तो ये बिल्कुल आसान है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो ये क्वेश्चन तो लग ही जाएगा। एचसीएफ में क्या होता है जो सभी में मिलता है, और एलसीएम में क्या होता है सबसे अधिक बार। अब देखो, अब एक चीज और बताई थी कि ये कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ये 17, 23 और 29 कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य। अगर वीडियो नहीं देखा है उसमें देख लेना, 1 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 25। और ये अभाज्य संख्याएं 17, 23, 29। और अब ध्यान रखना, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है 1। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ किसका? 17, 23 और 29 कितना? एक हम डायरेक्ट बता सकते हैं इसका एचसीएफ 1 होगा। क्यों? अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। और अगर हमें एलसीएम बताना पड़े, 17, 23 और 29, तो क्या बताएंगे? इनकी गुणा के बराबर। तो 17 और 23 और 29, 17, 23, 29 की गुणा करके बता देंगे कि इतना एलसीएम आएगा। एचसीएफ कितना होता है? एचसीएफ अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, एलसीएम उनकी गुणा के बराबर। हमें 17 की 23 और 29, तो आएगा 11, 33, 9। कितना आएगा? 11, 33, 9। ठीक है, ये भी निकाल सकते हो आसानी से। अब ये भी सीख लो कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 क्यों होता है और एलसीएम उनकी गुणा के बराबर आखिर कैसे होता है। ठीक है, अब हम बताएंगे कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 और गुणा एलसीएम उनकी गुणा के बराबर किस तरह से होता है, समझना। जैसे 17 है, 17 को क्या लिख सकते हो? 17 गुणे 1। 17 बराबर लिख सकते हो खाली 17 गुणा 1, ये तो लिख सकते हो। 23 को क्या लिख सकते हो? 23 गुणा 1। 23 को लिख सकते हो 23 गुणा 1। 1। और 29 को क्या लिख सकते हो? 29 गुणा 1। 29 को लिख सकते हो 29 गुणा 1। और अभी सीखा था क्या? एचसीएफ। अभी क्या सीखा था? एचसीएफ ऑफ 17, 23 और 29 क्या सीखा था? एचसीएफ जो सब में मिले, क्या मिल रहा है? 1। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? तभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। अब क्या? एलसीएम। अब एलसीएम ऑफ 17, 23 और 29 हमने क्या बताया है लगाने का तरीका? इसमें ये देखो कौन से अंक आए हैं, कौन कौन आया है? 1 आया है, 17 आया है, 23 आया है और 29 आया है। सबसे अधिक देखो 1, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो सबसे अधिक 17 देखो 17। इसमें देखो 1 है, इसमें एक और नहीं है, इसमें भी एक और नहीं, तो सबसे अधिक कितना हुआ? एक बार हुआ। वैसे ही 29 एक बार आएगा, 23 सबसे अधिक एक बार होगा और 29 भी सबसे अधिक एक बार होगा। और जब इनकी गुणा कर देंगे आ जाएगा 11, 33, 9। ठीक है, ये क्वेश्चन आसानी से समझ गए हो। एलसीएम और एचसीएफ आसान है, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। निकल आएंगे एचसीएफ एलसीएम ये। अब अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या छपा है, साफ साफ देखो, क्या पढ़ो।
देखो अब लिखा है HCF ऑफ HCF किनका 306 657 का कितनी संख्याएं हैं? दो। एक 306 है और एक 657 है। वही लिखा है कि HCF ऑफ माने का इन दो संख्याओं का 306 और 657 का 9 दिया गया है और इन्हीं दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ऑफ 306 और 657। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? 200 HCF गुणा एलसीएम उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम क्या लगा ऐसे लिखो पूरा HCF ऑफ 306 और 657 गुणा LCM 306 और 657 के गुणा इन्हीं के गुणा के बराबर 306 गुणा 657। समझ गए? और डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। समझ गए? तो ये लिखना है HCF दोनों संख्याओं का दोनों का LCM उनकी गुणा के बराबर होता है। अब क्या बताओ करेंगे? इसका HCF पूरे का कितना है? इसका HCF कितना दिया गया है? 9। इसका 9 दिया गया है। यहाँ LCM ऑफ 306 657 बराबर कितना? 306 और 657 और यहाँ लिखेंगे LCM ऑफ 306 657 गुणा वाली संख्या भाग में 306 गुणा 657 बटे कितना? 9। 9 से काट लेंगे। 9 से काटो। 9 एकम 9 9 तियाँ 27 9 तियाँ 27 कितने बचे? 3 36 9 चौक 36। अब क्या करना है? 34 और 657 की गुणा करना है। 34 और 657 22 33 8 आएगा। 22 33 8 तो हो जाएगा ये 22 33 8। तो ठीक, ये भी क्वेश्चन आसान था, आसानी से लगा सकते हैं इसको। दो केवल क्या याद रखना है? HCF गुणा LCM उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर। ये 6 की पावर n लिखी है। ये 6 की पावर n लिखी है। ठीक, अब उसका कहने क्या मतलब है ये समझना है। अब कह रहा है जांच करना है तुम्हें, ध्यान से समझना ये बात। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या कौन होती है? 1 2 3 6 की पावर n जो अंक है क्या कभी शून्य पर समाप्त हो सकती है? इसका कहने का मतलब है कि जैसे 6 की पावर n लिखी है, 6 की पावर n लिखी है और n एक प्राकृतिक संख्या है। उसका कहना है 6 की पावर 1 भरो, 6 की पावर चाहे 2 भरो, 6 की पावर चाहे 3 भरो, चाहे 6 की पावर 4 भरो और चाहे 6 की पावर भरो 1 लाख। समझ गए? चाहे जितनी भरो, क्योंकि n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। वो कह रहा है अगर 6 की पावर n कोई सवाल है उसमें n का मान 1 2 3 4 1 करोड़ 1000 भरो और फिर उत्तर चेक करो। इसको 6 को 1 बार लिखोगे, इसमें 6 को कितनी बार लिखोगे? 2 बार कितना आएगा? 36। इसमें कितनी बार लिखोगे? 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा कितना आएगा? 216। ऐसे ही सबके आंसर आएंगे। अगर 1000 पावर हो तो भी तो कोई ना कोई आंसर आएगा। उसका कहने का मतलब अब सारे तो भरे नहीं जा सकते। कह रहा है प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या शून्य पर कभी समाप्त होगा? क्या हम 1 2 3 4 5 100 1000 10,000
50,000 ये भर के गुणा चेक करेंगे कि शून्य ऊपर उत्तर आ रहा कि नहीं, उसके लिए एक सुविधा बनाई गई। ये सारी चीज़ चेक तो कर नहीं सकते, उसमें ये सुविधा बनाई गई कि इसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 आ गए, 2 और 5 आ जाए, एक्स्ट्रा कुछ आ जाए, एक्स्ट्रा मान लो आ गया 7, एक्स्ट्रा कौन सी आ गई, एक्स्ट्रा मान लो आ गई 7। अब इसकी चाहे पावर जो भी कर लो, चाहे 2 करो, चाहे 3 करो, चाहे 1 करोड़ पावर चढ़ा लो, ये संख्या हमेशा शून्य पर ही समाप्त होगी। क्यों? 2 और 5 आया है। 2 5 क्यों? क्योंकि 5 दूनी 10, और यही 10 के कारण आ जाएगा इसके पीछे 0, और ये हो जाएगा 70, और 70 की जब 2 बार गुणा करोगे 70 गुणा 70 ऑटोमेटिक 7 7 49, पीछे 0 ऑटोमेटिक आएगा। कब? जब 2 और 5 आया, 2 और 5 आया। अगर 2 5 में से कोई छूट गया, एक छूट गया, अब चाहे पावर चढ़ा लो, अब शून्य पर नहीं समाप्त होगी। ये तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, 42 की पावर 3 शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 2 और 5 नहीं था, और 2 और 5 होता तो 10 बनाता, और 10 के कारण ही शून्य पर समाप्त होती है। अब सुनो, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो तो n के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए मतलब इनका मान चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 50 रखो, क्योंकि जब 2 और 5 आया है, 2 5 दूनी 10, वो 0 बनाएगा, और पावर चाहे जितनी हो 0 जरूर पीछे आएगा। किसी से, अब ध्यान से सुनना, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 है तो n के प्रत्येक मान के लिए वो संख्या शून्य पर ही समाप्त होगी, और अगर 2 और 5 नहीं है तो n के किसी भी मान के लिए शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगी, वरना n के प्रत्येक मान के लिए सदैव शून्य पर ही समाप्त होगी। बात समझ पाए हो? बात सही समझ पाए हो? कोई अब कह रहा क्या ये शून्य पर कभी समाप्त होगी, तो इसके गुणनखंड ही तो करके चेक करना पड़ेंगे। और हमने क्या किया, इसमें 6 की पावर n थी, 6 की पावर n, तो हमने इसके गुणनखंड किए, तो 2 3 6 और पावर चढ़ी n, क्या ये शून्य पर समाप्त होगी? नहीं। लिखेंगे इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, क्या लिखेंगे? इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए, चाहे n का मान कोई भी रखा जाए, इसलिए n के किसी भी मान के लिए किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n, 6 की पावर n एक अंक है, शून्य पर कभी भी 6 की पावर n अंक शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक समझ गए? किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो, 2 और 5 हो, अगर 2 और 5 आया तो वो 10 बनाएगा, तो n के प्रत्येक मान के लिए वो शून्य पर ही समाप्त होगी, और अगर 2 5 नहीं आया दोनों अंक, तो n के किसी भी मान के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त। तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए, तो इसमें 2 है लेकिन 5, तो लिखा इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए, चाहे कोई भी मान रख दिया जाए, चाहे 2 10 50, तो जो है अंक 6 की पावर n अंक है, कभी भी शून्य पर समाप्त
नहीं होगा। एक और ऐसे ही क्वेश्चन होगा, देखो उसमें लिखा होगा 4 की पावर 2। क्या लिखा होगा? 4 की पावर n पर विचार कीजिए कि शून्य पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। तो उसको क्या करेंगे, 4 को 2 गुणा 2 लिखेंगे और इसकी पावर n चढ़ाएंगे और क्या बोलेंगे, यही हिंदी लिख देंगे। इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए 4 की पावर n अंक है, शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। समझ गए? लग जाएगा। तो अब अगला देखो इसका क्वेश्चन। अगला ये व्याख्या करना है कि ये और ये भाज्य संख्या है, व्याख्या करना है भाज्य संख्या। अब बात समझो कि हम इसको व्याख्या क्यों मान लेते हैं। जैसे ये 17 है, 17 ये जैसे 17 है, 17 कैसी संख्या है? अब 17 हमें पता है कि 17 जो है एक अभाज्य संख्या है और इसके अगर गुणनखंड करे जाए तो 17 गुणा 1 लिख सकते हो खाली। बताओ इसका मतलब हम तुम्हें समझाना क्या चाहते हैं? हम तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती है उसमें एक ही अभाज्य गुणनखंड आता है। अभाज्य संख्या जो होती है एक ही अभाज्य गुणनखंड आता है और अगर एक से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड हो गए तो वो कैसी हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। चेक कर सकते हो, जैसे 23 लिखा है, 23 लिखा है, 23 को क्या लिख सकते हो? 23 गुणा 1 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या के जब गुणनखंड किए जाते हैं तो एक ही अभाज्य संख्या आती है और अगर एक से ज़्यादा हो गई तो वह भाज्य होगी। अब हम इसके क्या करेंगे, देखो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये एक पूरी संख्या है, ये और हमने तुम्हें बताया है कि 1001 जो होता है 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है। अगर हमें 1001 आ गया वो पहले 7 से कटेगा, फिर 11 से कटेगा, फिर 13। तो 7 11 13 की गुणा कितनी होगी? 1001 प्लस 13 और हो जाएगा 1014 हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे, अब 1014 को काटेंगे तो हर बार एक अंक नया लिया जा सकता है और अगर हम ज़्यादा अंक लेंगे तो क्या करेंगे? 0। एक अंक लेने की छूट होती है नया, और अगर 2 अंक एक साथ लिए जाएं तो 1 0 बढ़ता है और 3 अंक एक साथ लिए जाए 2 0। तो किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 पंजे 10, एक अंक लेने से काम नहीं चलेगा। 2 7 14। अभी अब 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तब कटता। अब अंकों का योग 3 से कटे तो संख्या 3 से कटेगा 12 है। 3 एक कम 3 कितना बचा? 2 20 तिछाक 18 2 बचे 3 नमा 27। अब किससे कटेगा? 13 से 13 एक कम 13 13 तियाँ 39 और 13 एक कम 13। तो जब इसके गुणनखंड किए आया 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, तो ये एक भाज्य संख्या हो गई। कैसे? क्योंकि इसमें क्या हुआ है? एक से अधिक अभाज्य संख्याएं आई हैं। तो लिखे, अगर हिंदी लिखेंगे तो लिखेंगे इस संख्या के जरूर देखो जो अभाज्य संख्या होती है उसमें कितने होता है? एक ही अभाज्य गुणनखंड होता है उसका। और इसमें अगर 2 तक हो गए 3 हो गए समझ जाओ भाज्य है। लिखने में क्या लिख सकते हो? इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। चाहे ये लिख दो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 13 है इसलिए भाज्य है। चाहे ये लिख दो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 3 और 13 है इसलिए भाज्य है। चाहे ये लिख दो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 13 है इसलिए भाज्य है।
कोई दो लिख दो या तीनों लिख दो, मतलब उसमें ये सबूत दिखाया जाएगा कि अभाज्य संख्या होती है, उसमें अभाज्य संख्या के जब गुणनखंड किए जाते हैं तो एक ही अभाज्य संख्या आती है। जैसे 17 था, 17 के अगर हम गुणनखंड करें तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुणा 1, एक ही अभाज्य संख्या आती है। और एक से ज़्यादा आने पर वो कैसी हो जाती है, भाज्य। तो चाहे 2 और 3 लिख देना आया है, चाहे 3 और 13 आया है, चाहे 2 और 13 आया है, चाहे 2 3 13, तो ऐसे लिख सकते हो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य, तीनों चाहे लिख दो, गुणनखंड में 2, 3 तथा 13 है, 13 है। इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्या जरूरी है सभी तीनों लिखना? तीनों लिखना जरूरी नहीं है, 2 ही लिख सकते हो। समझ गए होगे? तो इसको भी तो वैसे ही लगाएंगे बिल्कुल, इसको क्या दूसरे तरह से लगाएंगे? इसको भी बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। देखो, और व्याख्या समझ में आई कि आखिर ऐसे ही व्याख्या क्यों करते हैं, क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती है उसके गुणनखंड में एक ही अभाज्य संख्या होती है, जो भाज्य होती है उसमें यही होती है। अब देखो किसका करना है, 7 6 5 4 3 2 और 1 प्लस 5, 6 5 4 3 6 7 6 5 4 3 2 की गुणा करोगे कितना आएगा? 50 40, कल बताया था 50 40 आया था, 50 40 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 50 45। अब क्या करेंगे बताओ, इसको काटेंगे, काटेंगे तभी तो व्याख्या होगी। 50 45, देखो 5 से काट लो, 5 एकम, ध्यान देना, एक अंक लेने से काम नहीं चल रहा, 2 से नहीं चल रहा, 0 4 हो जाएगा। 3 लेंगे तो कितने जीरो बढ़ाएंगे? 2 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि 3 अंक लिए ना, एक अंक लेने की छूट होती है। 2 अंक लेंगे 1 जीरो, 3 अंक लेंगे 2 जीरो, 4 लेंगे तो 3, 5 9 45। अब डायरेक्ट इससे ही काट दो, 1009। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 और 1009 है, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 और 1009 है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। लग जाएगा ये? यस लिख लोगे? यस। अगला देखो, अच्छा फिर अगला एक सवाल हमने तुमको बताया था, कल बता रहे थे कि कभी भी क्या हो, 1 घंटी 2 मिनट बाद बजती है, एक 4 मिनट बाद, एक 6 मिनट बाद, एक 8 मिनट बाद, एक 10 मिनट बाद, एक 12 मिनट बाद बजती है। 6 घंटियाँ हैं। यदि ये अभी एक साथ बजे तो पुनः एक साथ कितने समय अंतराल बजेगी? तो इसका लासा समझ गए। दूसरी बात, जो लाइट होती है, एक लाइट 2 मिनट में, एक 4 मिनट में, एक 6 मिनट में, एक 8 मिनट में जलती है। यदि अभी एक साथ जली है तो दोबारा एक साथ कब जलेंगी? क्या होगा? लासा इनका पुनः जलने का समय। एक गोल मैदान है, एक व्यक्ति 10 मिनट में एक चक्कर लगाता है, एक 12 मिनट में लगाता है, एक 18 मिनट में लगाता है। यदि एक साथ वो दौड़ना अभी एक साथ प्रारंभ करें हैं, पुनः कब मिलेंगे आके? तो लासा। तीनों सवाल एक ही बात है, तीनों एक ही बात तो हैं, चाहे घंटी वाला हो, लाइट वाला हो, चाहे चक्कर लगाने वाला हो, सीधे याद रख। अब देखो, देखने में बड़ा है, खाली बिल्कुल छोटा है। किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार का है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगे, तब सोनिया दौड़ेगी तो 18 मिनट बाद एक चक्कर पूरा हो गया। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अगर रवि दौड़ेगा तो
हर 12 मिनट बेटा वो दौड़ रहे हैं। इसका एक चक्कर 18 मिनट बाद, इसका एक चक्कर 12 मिनट बाद। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं। पुनः कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब पुनः कब मिलेंगे एक साथ, यदि एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें क्या होगा, लासा, और लासा चाहे जैसे निकाल लो, वो तुम्हारी मर्जी है। और ये कौन सी विधि थी, ये जो हम लगाते हैं विधि कौन सी थी, ये कितना है 18। 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 2 दूनी तिया 6 तिया 18। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 2 दूनी 4 तिया 12। क्या निकालना है, लासा LCM ऑफ 18 और 12। LCM में क्या होता है, पहले तो देखना सबसे पड़ेगा अधिक, नंबर। इसमें 2 है और 3 है। सबसे अधिक 2 किसके पास, एक बार, इसके पास 2 दो बार। बार। कितनी बार उतारेंगे, 2 बार 2 बार। 3 इसमें एक बार, इसमें 2 बार, कितनी बार, 2 बार तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 9 चौक 36। 36 मिनट पुनः मिलने का समय क्या होगा, पुनः मिलने का समय प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, मिलने का समय। अब एक चीज़ और देखो, ये बूंदी लगी होती है तो पुनः सच दैट, ये बिंदी जैसा कि दिया गया, जैसा हम बता रहे हैं, पुनः मिलने का समय हम बताएंगे। और वो क्या है, LCM ऑफ 18 और 12 बराबर आंसर कितना आया, 36 मिनट। वो 36 मिनट पश्चात पुनः मिलेंगे, वो 36 मिनट पश्चात पुनः मिलेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज के थे और इसे पूरा जरूर कर ले। सीरियल से अगर लगाते हैं तो असली मैथ जरूर सीख जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।